चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर नंबर 7। अब ध्यान देना बेटा, लेक्चर नंबर 7 टॉपिक का नाम डिडक्शंस। टॉपिक का नाम क्या है? डिडक्शंस। किसके लिए यूजफुल है? सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर और थर्ड सीएस प्रोफेशनल, ओल्ड ऑब्लिक न्यू। क्योंकि यहाँ पे जो DTAA के क्वेश्चंस आते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और टैक्स प्लानिंग, उसमें डिडक्शंस का चैप्टर काफ़ी हद तक यूज़ होता है, इसलिए आपको अच्छे से कंप्लीट करना है पूरा चैप्टर। क्लियर? चलिए, काफ़ी रिलेवेंट चैप्टर है, कई सारे चेंजेस भी हुए हैं, इसलिए पूरा हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स कोशिश करेंगे कवर हो जाए। चलिए, सबसे पहला वर्ड क्या आता है? मेरे साथ साथ लिखते जाना है भैया। सबसे पहला वर्ड क्या आता है? डिडक्शन। अगर मैं सिंपल मीनिंग देखूंगा डिडक्शन का, तो व्हाट इज, बहुत सिंपल मीनिंग क्या है डिडक्शन का? वापस सुनना, सिंपल मीनिंग डिडक्शन का, किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। डिडक्शन कहां से कहां तक, वो बाद में, पहले बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ डिडक्शन। तो इनकम टैक्स बोलता है डिडक्शन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के डिडक्शन है। कितने टाइप के डिडक्शन है? दो। सबसे फर्स्ट डिडक्शन जो होता है दैट इज विद इन द हेड। सबसे पहला डिडक्शन जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? विद इन द हेड। और दूसरा जो डिडक्शन रहता है वो क्या कहलाता है? आउटसाइड द हेड। वापस समझना, सबसे पहला डिडक्शन जो रहता है वो क्या कहलाता है? विद इन द हेड। और जो दूसरा डिडक्शन रहता है वो क्या कहलाता है? आउटसाइड द हेड। फर्स्ट कौन सा होता है? विद इन द हेड। और दूसरा कौन सा रहता है? आउटसाइड द हेड। विद इन द हेड सबसे पहला सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और थर्ड क्या है? प्रोफेशनल टैक्स। ये सारे डिडक्शन सैलरी में क्या थे? एक्सक्लूसिव। ये सारे डिडक्शन सैलरी में क्या थे? एक्सक्लूसिव। मतलब इन तीन के अलावा कोई भी डिडक्शन सैलरी में एप्लीकेबल नहीं है। इन तीन के अलावा कोई भी डिडक्शन कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? सैलरी में। जस्ट अ मिनट। डिडक्शंस क्या थे? एक्सक्लूसिव। उसके बाद दूसरा हेड कौन सा था? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में पहला डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्स 24A और B। ये डिडक्शन भी हमने क्या पढ़े थे? एक्सक्लूसिव। थर्ड हेड कौन सा था? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 30 से लेकर 37। ये डिडक्शंस क्या थे? इंक्लूसिव।
फोर्थ, कैपिटल गेन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और लॉन्ग टर्म में हम क्या करते थे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिफ्थ हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन के भी जो डिडक्शंस थे ये मेरे लिए क्या थे, एक्सक्लूसिव। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलता था, 57। और ये मेरे लिए क्या थे, इंक्लूसिव। ये मेरे लिए क्या थे, इंक्लूसिव। मतलब पूरे हेड्स में दो हेड्स ऐसे हैं जहां पे डिडक्शंस क्या है, इंक्लूसिव, और बाकी तीनों हेड्स क्या है, एक्सक्लूसिव। अब देखिए, अब बात कहां से आती है, आउटसाइड द हेड। ये क्या कहलाता है, चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, 80C से लेकर 80U। कहां से कहां तक है, 80C से लेकर 80U। ये अगेन कितने इसमें डिवाइडेड है, ये अगेन कितने इसमें डिवाइडेड है, दो इसमें। सबसे पहला सॉरी, पेमेंट सबसे पहला कौन सा है, पेमेंट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। पेमेंट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट के जो डिडक्शन है दैट इज 80C से लेकर 80GGC तक, 80C से लेकर 80GGC तक। और इसके बाद कौन से डिडक्शन है, इनकम बेसिस। तो इनकम बेसिस डिडक्शन कहां से रहते हैं, 80IA से लेकर 80U, 80IA से लेकर 80U। क्लियर। ये डिडक्शन आउटसाइड द हेड, अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। काय में से अलाउ होते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर, काय में से अलाउ होते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सिंपल मीनिंग डिडक्शन का क्या हो गया, किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। डिडक्शन इनकम टैक्स में कितने इसमें डिवाइड है, दो। सबसे पहला विद इन द हेड और दूसरा क्या है, आउटसाइड द हेड। विद इन द हेड के डिडक्शन में सबसे पहला सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। अब नेक्स्ट आप एक और चीज याद रखिए, ये मेरा फर्स्ट चार्ट नोट करिए। सेकंड, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो कहां कहां एप्लीकेबल है, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। फिर इसके बाद नॉट एप्लीकेबल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। अब इन तीनों हेड में याद रखो डिडक्शंस क्या है, एक्सक्लूसिव। और ये दोनों हेड में डिडक्शंस क्या है, इंक्लूसिव। क्लियर, नोट डाउन करिए। ये डिडक्शन का इंट्रो है, इसके बाद हम एक एक सेक्शंस देखते जाएंगे।
द एग्रीगेट ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ लॉसेज। मतलब क्लबिंग और सेट ऑफ के बाद जो इनकम आती है दैट इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। तो व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? इनकम कंप्यूटेड अंडर 5 हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। वापस सुनना, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? इनकम कंप्यूटेड अंडर 5 हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन 5 हेड्स की जब इनकम निकालेंगे उसके बाद उसमें 2 और चैप्टर्स एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लबिंग और सेकंड वन इज सेट ऑफ। इसको एडजस्ट करने के बाद जो इनकम आती है दैट इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। In computing gross total income of an assessee, certain deductions are permissible under section 80C to 80U। क्लियर हुआ? ये डिडक्शंस क्लेम होने के बाद जो इनकम अराइव होगी दैट इनकम इज कॉल्ड टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम। वो इनकम क्या कहलाएगी? टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम। डन। सेकेंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, बेसिक रूल्स ऑफ डिडक्शन। सबसे फर्स्ट, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता? ग्रॉस टोटल इनकम। सेकेंड, डिडक्शंस नॉट अलाउड फ्रॉम। डिडक्शन काय में से अलाउ नहीं है? फर्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, थर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, कैजुअल इनकम और इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 115A to 115D। इन इनकम में से डिडक्शंस अलाउड नहीं है। याद रखना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एमसीक्यू सीएमए में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये कंसेप्ट पे क्लियर होना चाहिए। डिडक्शंस काय में से अलाउ नहीं है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, कैजुअल इनकम और एनी इनकम रेफर टू इन सेक्शन 115A to 115D। फोर्थ, डिडक्शन नॉट अलाउड टू मेंबर्स इफ अलाउड टू एओपी बीओआई। अगर डिडक्शन एओपी बीओआई को मिल गया है तो वो डिडक्शन कौन क्लेम नहीं कर सकता? मेंबर्स। डबल डिडक्शन नॉट allowed, double deduction not allowed, and deduction cannot exceed profit of the undertaking। deduction cannot exceed profit of the undertaking। नेक्स्ट देखो, डिडक्शन अलाउड ओनली जब उसे कौन क्लेम करेगा? असेसी। मीन्स व्हेन इट इज क्लेम्ड बाय असेसी तभी आप क्या क्लेम कर सकते हो? डिडक्शन। प्रॉफिट और गेन टू बी, देखो एक ही वर्ड पे ध्यान देना है, रिकम्प्यूटेड। अगर आप इंटर यूनिट और इंटर बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो और वो काय पे नहीं है? मार्केट वैल्यू। मतलब इंटर यूनिट ट्रांसफर अगर हो रहा है तो उसको हमेशा काय पे रिकॉर्ड करना है? मार्केट वैल्यू। अगर आपने मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रॉफिट और गेन वापस क्या होगा? रिकम्प्यूट। असेसीज ड्यूटी टू प्लेस रेलेवेंट मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ? डिडक्शन अगर क्लेम करना है, क्या क्लेम करना है? डिडक्शन। अब जैसे आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसकी रिसिप्ट, ये सब किसको प्लेस करना है? असेसी को प्लेस करके देना है। डिडक्शन टू बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ नेट इनकम, जो काय में इंक्लूड होती है? ग्रॉस टोटल इनकम। लास्ट पॉइंट देखो, डिडक्शन नॉट टू बी अलाउड अनलेस रिटर्न इज furnished, unless return is furnished। deduction under section 80H to 80 RRB is not available if return of income is not submitted on or before due date of return of income। क्लियर? सेकेंड मस्ट है इसमें। चलिए अब आ जाइए आप 80C। अब डिडक्शन हम किसकी बात कर रहे हैं? 80C का जो डिडक्शन है ये पेमेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है। काय से रिलेट करता है? पेमेंट और इन्वेस्टमेंट। हमने क्या पढ़ा? डिडक्शंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज विद इन द हेड और सेकंड वन इज आउटसाइड द हेड। फर्स्ट वन इज विद इन द हेड और सेकंड वन इज आउटसाइड द हेड। अब ये डिडक्शन किसको मिलेगा? अलाउड टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। 80C का डिडक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ 80C एप्लीकेबल नहीं है। 80C में सबसे पहला क्या आ जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप प्रीमियम पे कर रहे हो काई के लिए? लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट देखो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सम एश्योर्ड इफ पॉलिसी इज इशूड बिफोर April 1, 2012। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले पॉलिसी ली है और पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू है 1 लाख, तो प्रीमियम मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? 20%। मान लो आप 25,000 प्रीमियम पे कर रहे हो तो डिडक्शन के लिए एलिजिबल कितना होगा? 20% ऑफ सम
एश्योर्ड। क्लियर? अगर पॉलिसी कब है, ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2012, तो 20% की जगह क्या हो जाएगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 है, तो यहां पे 15% किसके लिए कर दिया है, अगर जिसने पॉलिसी ली है वो बंदा क्या है, डिसेबिलिटी, जिसके लिए पॉलिसी है वो क्या है, डिसेबिलिटी। क्लियर? तो अपने को 3 चीजें याद रखना है। 1/4/2012 से पहले क्या फंडा था, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब आप प्रीमियम कितना भी पे कर सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स आपको डिडक्शन कहां तक देगा, 20% ऑफ सम एश्योर्ड। सेकंड, 10% कब हो जाएगा, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, और डिसेबल्ड के लिए 15%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और आप काय में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल। कौन कर रहा है, इंडिविजुअल। किस चीज के लिए, टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी। पहला इंडिविजुअल ने या एचयूएफ ने काय में इन्वेस्ट किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सेकंड इंडिविजुअल काय में इन्वेस्ट कर सकता है, नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी, नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी। थर्ड, सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पेएबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग हिम, डेफर्ड एन्यूटी, लेकिन मैक्सिमम कितना, 20% ऑफ सैलरी। तो पहले 3 इसमें क्या क्या कवर हो जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी, और उसके बाद डेफर्ड एन्यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। क्लियर? अब देखिए पॉइंट 4, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, ये चारों कंट्रीब्यूशन किसके हैं, असेसीज ओन कंट्रीब्यूशन। आप जो खुद कंट्रीब्यूट करोगे, आप जो खुद कंट्रीब्यूट करोगे काय में, प्रोविडेंट फंड दैट इज एलिजिबल फॉर 80C, ये हम सैलरी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो अब इसमें कौन कौन से फंड आएंगे, एसपीएफ आ जाएगा, आरपीएफ आ जाएगा, पीपीएफ आ जाएगा, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। हमें यह भी याद रखना है किस फंड पे 80C का डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं था, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्यों? क्योंकि उसको इनकम टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज नहीं करता है। Any subscription by individual or HUF to national saving certificates, notified units of mutual fund, bonds issued by NABARD, National Agriculture Bank for Rural Development, कोई भी डिपॉजिट स्कीम या कंट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन फंड किसने सेटअप करके रखा है, नेशनल हाउसिंग बैंक। याद रखना यहां डिडक्शन किस किस को मिलेगा, इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, एचयूएफ को भी मिल सकता है। काय काय पे मिल सकता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, इसके बाद सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स इशूड बाय नाबार्ड, एनी डिपॉजिट स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन फंड बाय सेटअप बाय एनएचबी। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो काय में एंगेज्ड है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज इन इंडिया फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। इसके बाद एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाय और अंडर एनी लॉ enacted either for the purpose of dealing and satisfying the need of housing accommodation. इसके बाद इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, होली पब्लिक कंपनी, एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, काय के लिए यूज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब कंपनी के अगर आप शेयर्स भी ले रहे हैं तब भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। कौन से सेक्शन में, 80C। अब इसके बाद अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं और क्या ले रहे हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूटीआई या एलआईसी म्यूचुअल फंड, तो वो भी काय के लिए एलिजिबल है, 80C। इंडिविजुअल और एचयूएफ, न्यू जीवन धारा, जीवन धारा 1, जीवन अक्षय, जीवन धारा, जीवन अक्षय प्लान भी अगर आप ले रहे हैं तो भी आप काय के लिए एलिजिबल है, 80C। इसके बाद इंडिविजुअल कई बार
किस में पैसा जमा करता है? नोटिफाइड पेंशन फंड। तो रिटायरमेंट के बाद उसको क्या मिलती है? पेंशन। उसके लिए भी एटीसी एलिजिबल है। 9 स्टार मार्क करना। सम पेड और डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट paid by an individual for any girl child of that individual or any girl child for whom such person is a लीगल गार्जियन। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? गर्ल चाइल्ड के लिए अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो? 80C। किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो? 80C। बाद में उस अकाउंट से अगर आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हो या आपको इंटरेस्ट मिलता है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10। इसके बाद देखो उन्होंने किसको कवर किया है? ट्यूशन फीस। सच सम शुड हैव बीन पेड एज ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट फीस और डोनेशन। सिर्फ किसको कवर किया है? ट्यूशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर। किसको पे करना है? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन इंडिया। किस एजुकेशन के लिए? फुल टाइम। और इट इज पेड फॉर एनी 2 चिल्ड्रन। 3 बच्चों के लिए भी पे कर सकते हो। इनकम टैक्स रिडक्शन कितने बच्चों के लिए देगा? 2 चिल्ड्रंस। नेक्स्ट देखो any payment by individual or HUF for purchase or construction of a residential। याद है जब हमने HP रिवाइज किया था तो HP में हमने पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल को रीपेमेंट करते हैं तो लोन के लिए, अगर हाउसिंग लोन है और प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते हैं तो कहाँ जाता है? 80C। और इंटरेस्ट अगर रीपे करते हैं तो कहाँ जाता है? 24B। प्रिंसिपल कहाँ जाएगा? 80C। और इंटरेस्ट 24B। याद रखना प्रिंसिपल कहाँ जाएगा? 80C। और इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? 24B। Any sum deposited by individual or HUF 5 year or more in accordance with a scheme framed by सेंट्रल गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 ईयर टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल 1981। 13 पे स्टार मार्क करना, नया अमेंडमेंट है। कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस सबसे पहले किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। एम्प्लॉय कहाँ का होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड अकाउंट of pension scheme referred to in section 80CC(d) for a fixed period not less than 3 years, not less than 3 years, which is in accordance with the scheme notified by central government। क्लियर हो गया? तो ये सारे अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिडक्शन कहाँ पे क्लेम कर सकते हैं? 80C। क्लियर हुआ? अब पॉइंट टू बी नोटेड, deduction is allowed only when a specified amount has been actually paid during the previous year। मतलब डिडक्शन किस बेसिस पे है? पेमेंट बेसिस। कब तक पेमेंट हो जाना चाहिए? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पेमेंट होना चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000। In case of an individual, policy should be taken on own life, spouse or any child। इंडिविजुअल के केस में पॉलिसी किसके नाम से लेना है? ओन लाइफ, स्पाउस और एनी चाइल्ड। चाइल्ड कैसा हो सकता है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मेल, फीमेल, मेजर, माइनर, मैरिड, अनमैरिड। क्लियर? मतलब याद रखना 80C में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है, पॉलिसी किसके नाम से लेना है? इंडिविजुअल हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसे? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मेल, फीमेल, मेजर, माइनर, मैरिड, अनमैरिड। अब सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना, लॉक इन पीरियड। मतलब ये जितने भी इन्वेस्टमेंट किए इन सब के क्या दिए हुए हैं? लॉक इन पीरियड। सबसे पहली बात काय की आ रही है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका लॉक इन पीरियड कितना है? 2 साल। हाउसिंग लोन, इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इसका भी लॉक इन पीरियड कितना है? 5 ईयर्स। लेकिन इन केस violation of lock-in period, if above lock-in period is violated, entire amount of deduction
अवेल्ड अर्लियर, मतलब जो डिडक्शन आपने पहले क्लेम कर लिया है, इन एनी प्रीवियस ईयर शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम इन द ईयर इन विच डिफॉल्ट इज मेड। मतलब आपको लॉक इन पीरियड फॉलो करना मस्ट है। अगर आपने लॉक इन पीरियड को फॉलो नहीं किया या लॉक इन पीरियड को ब्रेक किया तो जितना डिडक्शन आपने पहले क्लेम करके रखा है दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच डिफॉल्ट इज मेड। क्लियर? तो ये मेरा कौन सा सेक्शन हो गया? 80C। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स। 80CCC, अभी हमने कौन सा पढ़ा? 80C। 80CCC सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एसएससी, एनआरआई भी चलेगा। और 80C की एप्लीकेबिलिटी किसके लिए थी? इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। इट इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ any amount paid or deposited in previous year by individual to effect or keep in force a contract for any annuity plan of Life Insurance Corporation of India or any other insurer for receiving pension from the fund set up by LIC or any other insurer referred to in section 1023 भाई 80C में भी पेंशन फंड है, 80CCC में भी है। दोनों में से एक जगह आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, दोनों जगह तो डिडक्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ के आ रहे हैं डबल डिडक्शन नॉट परमिसेबल। अमाउंट इज पेड, इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ये 3 पॉइंट ध्यान देना। डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। इंडिविजुअल क्या कर रहा है? अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है काय में? प्रीवियस ईयर में। किस में? पेंशन फंड में। किसका? एलआईसी और एनी अदर अप्रूव्ड इंश्योरर। क्यों डिपॉजिट कर रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको क्या मिलेगी? पेंशन। तो डिडक्शन काय में क्लेम करेगा? 80CCC। अब आ जाइए पॉइंट टू बी नोटेड। इफ assessee or its nominee, if assessee or its nominee receives any amount including interest or bonus standing to credit of the assessee in respect of which deduction under section 80CCC has been allowed to him। अब अमाउंट मिल रहा है, किसको मिल रहा है? assessee या उस नॉमिनी को। on surrender of annuity plan whether in whole or in part in any previous year or पेंशन फ्रॉम एन्यूटी प्लान। या तो आपने प्लान सरेंडर कर दिया या प्लान से आपको क्या मिल रही है? पेंशन। शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द असेसी और इस नॉमिनी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। क्लियर? जिस साल रिसीव होगी उस साल चार्जेबल टू टैक्स। वेयर डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 80CCC, deduction under 80C will not be available in respect of the payment made towards annuity plan। payment made towards annuity plan, it means double deduction not permissible। या तो आप 80C में क्लेम करिए या 80CCC, दोनों जगह डिडक्शन नहीं है। और साथ में मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। 80C, 80CCC, 80CCD, इन सब का मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1,50,000, जो कि कहाँ दिया हुआ है? 80CCE। मतलब 80CCE डिडक्शन नहीं है, ये लिमिट है। और लिमिट किसके लिए बताई जा रही है? 80C, 80CCC और 80CCD के लिए। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 5। अब कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। 80C पेमेंट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, 80CCC पेंशन फंड, 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम। सबसे पहले व्हाट इज एनपीएस? बेटा एनपीएस क्या है? एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। व्हाट इज एनपीएस? नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। किसके लिए एप्लीकेबल है? एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर। और अब ये किसके लिए एप्लीकेबल हो गई? सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब बिजनेसमैन भी कर सकता है, कोई भी बंदा एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या किसी भी नेचर का बिजनेस है, 80CCD के लिए एप्लीकेबल है। अब ध्यान देना इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे फर्स्ट employers contribution to
एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस में उसको क्या माना जाएगा, सैलरी इनकम। किस साल का सैलरी इनकम, इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर। थर्ड, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 CCD 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, उसका डिडक्शन किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू एनपीएस इज डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय इन द ईयर इन विच कंट्रीब्यूशन इज मेड। अगर मैं सिंपल वे में बोलूंगा, एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर जो भी किसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय के लिए, पहले वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा एज अ इनकम। उसके बाद एम्प्लॉय क्या क्लेम करेगा, डिडक्शन। क्लियर। कहां पे, 80 CCD 2, कहां पे डिडक्शन क्लेम करेगा, 80 CCD 2। ध्यान देना, नो डिडक्शन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएगा, 10%। मान लो एम्प्लॉयर ने 15% कंट्रीब्यूट किया तो सैलरी में कितना इंक्लूड होगा, 15%। डिडक्शन कितना मिलेगा, 10%। तो भाई 5% का क्या हुआ, इट विल बी चार्जेबल। 5% क्या हो जाएगा, चार्जेबल। एम्प्लॉयर ने 10% कंट्रीब्यूट किया तो सैलरी में इंक्लूड कितना होगा, 10%। डिडक्शन कितना मिलेगा, 10। एम्प्लॉयर ने 12% कंट्रीब्यूट किया, सैलरी में इंक्लूड कितना होगा, 12%। डिडक्शन कितने का मिलेगा, 10%। तो 2% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन ध्यान देना, चेंज 14% ऑफ सैलरी वेयर कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 14% ऑफ सैलरी। 14%। अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10% ऑफ सैलरी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना हो जाएगा, 14% ऑफ सैलरी। क्लियर। तो 80 CCD 2 का डिडक्शन किसको मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है। किसके कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। अब देखो सेक्शन कौन सा आ रहा है, ध्यान देना भाई, यहां बेयर एक्ट है ये। 80 CCD सबसेक्शन 1, यहां किसके कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिल रहा है, एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन पे। मतलब 80 CCD में डिडक्शन कौन ले सकता है, एम्प्लॉय ले सकता है। किस किस के कंट्रीब्यूशन पे, अपने खुद के कंट्रीब्यूशन पे भी और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मैक्सिमम डिडक्शन 10%, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14%। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इज डिडक्टेबल in the year in which contribution is made. No deduction is available in respect of employees contribution which is in excess of 10% of the salary of employee. Clear. If contribution is made by a person other than employee, no deduction is available in respect of his contribution which is in excess of, ध्यान देना, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, अदर देन एम्प्लॉय का केस है, तब कितनी लिमिट हो जाएगी, 20% ऑफ सैलरी नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम। 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान देना, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर 80C, 80CCC एंड 80 CCD 1, ध्यान देना कितना रहेगा, 1,50,000। मतलब 150 में किसके कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को। सिर्फ किसके कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया जा रहा है, एम्प्लॉय। तो 80 CCE किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, 80C, 80CCC, 80 CCD 1। हाउएवर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एनपीएस to the extent of 10% of employee salary shall not be considered for ceiling of rupees 1,50,000. डन। चलिए अब देखिए क्या दिया है, एडिशनल डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 अंडर सेक्शन 80 CCD 1B from AY 1617 new subsection 1B has been inserted in section 80 CCD so as to provide
additional deduction in respect of any amount paid up to 50,000 for contribution made by an individual assessee under NPS. मतलब एक 50 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 50,000 का एडिशनल डिडक्शन भी है. ऑन दिस एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन सीलिंग ऑफ 150 इज नॉट एप्लीकेबल. अब मुझे आप सिंपल बताओ 150 की सीलिंग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? 80C, 80CCC, 80CCD1 सीलिंग नॉट एप्लीकेबल. 80CCD2 मतलब किसके कंट्रीब्यूशन पे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस एडिशनल डिडक्शन. अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन? इफ द अमाउंट ऑफ पेंशन इज रिसीव्ड फ्रॉम एनपीएस is used for purchasing an annuity plan in same previous year, then it will be exempt. पेंशन रिसीव कहाँ से हुई? एनपीएस से, और उस पैसे से आपने क्या परचेज कर लिया? एन्यूटी प्लान सेम प्रीवियस ईयर में, इट विल बी exempt. If salaried employee oblique self-employed individual passes away, any amount received from NPS by nominee oblique legal hires is not taxable. ये अमाउंट क्या नहीं होगा? टैक्सेबल नहीं होगा. इन अदर केस, ध्यान देना, चेंज है इसमें बेटा. सबसे पहला केस, पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ अकाउंट. पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग कंटिन्यूटी. एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80CCD. कौन सा विड्रॉल है? पार्शियल विड्रॉल मेड आउट ऑफ हिज अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 25%. और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए फुल्ली टैक्सेबल. विड्रॉल ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट, एग्जेम्पशन ऑफ 60% अवेलेबल अंडर सेक्शन 12A. बैलेंस 40% अमाउंट टैक्सेबल इन द विड्रॉल. और सेल्फ के लिए भी क्या रहेगा? सेम. अब नेक्स्ट देखो सेक्शन, लिमिट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD. मतलब इसकी लिमिट बेटा कौन से सेक्शन में दी है? 80CCE. लिमिट कौन से सेक्शन में देके रखी है? 80CCE. द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम in any case shall not in any case exceed rupees 1,50,000. किसी भी कंडीशन में किससे ज़्यादा नहीं हो सकता? सॉरी, 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता. क्लियर? कोई डाउट? चलो 1 और 2 एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं आगे बता रहा हूं. क्लियर? चलिए, मिस्टर ए एज 61 ईयर्स हैज अर्नड लॉटरी इनकम
1,20,000. In previous year 1920. He has also a business income of 30,000. तो उसकी gross total income कितनी हो गई? 120 plus 30. He invested an amount of 10,000 in PPF and 24,000 is NSC. What is the total income of Mr. A for AY? बेटा ध्यान देना. First, Mr. A, previous year 1920, AY 2021. अब सबसे पहले क्या देखना है? बिजनेस इनकम. कितनी है बिजनेस इनकम? 30,000. फिर उसके बाद लॉटरी इनकम 1,20,000. तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C. अब 80C में उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करके रखा है? 10,000 PPF, 24,000 NSC. PPF और NSC 10,000 और 24. मतलब टोटल उसका जो अमाउंट डिडक्शन मिल सकता था कितना था? 84. लेकिन एलिजिबल कितना रहेगा? नॉट अलाउड फ्रॉम लॉटरी इनकम. मतलब डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम. डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम. क्लियर हुआ? डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, कैजुअल इनकम या एनी इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 115A to 115D. डन. क्लियर? चलो नेक्स्ट. A, an individual assessee resident in India, has made following investment during previous year 1920. Contribution to public provident fund कितना है? 1,20,000. Eligible. Investment in units of eligible mutual fund, ये भी eligible है. Yes. Insurance premium on life of spouse policy कब ली गई है? 1/4/2011. Sum assured 1 लाख. कितना था? 20% ऑफ सम एश्योर्ड. तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड कितना हो जाएगा? 20. ये पूरा कितना चला जाएगा? 40. और ये तो डिडक्शन 120 प्लस 40 160 180. एलिजिबल 1,50,000. क्लियर? तो आपको मेजर फोकस बेटा काय पे करना है? वापस सुनना, मेजर फोकस आपको काय पे करना है? थ्योरी. अगर डिडक्शन की थ्योरी याद है तो आपको ये सारी चीजें कवर अप होंगी. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखिए. डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. किसको मिलेगा डिडक्शन? इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन, और HUF, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. मेडिक्लेम इंश्योरेंस इज पेड बाय, किसने पे किया होगा? इंडिविजुअल और HUF. इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल पेमेंट और कहां पे हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स. पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश.
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कैसे होना चाहिए? एनी मोड अदर देन कैश. पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश. क्लियर? ये बेसिक पॉइंट्स है. अब मैं डिडक्शन का चार्ट बता रहा हूं, वो चार्ट ध्यान से देखना. क्लियर बेटा? 80D के CS प्रोफेशनल में भी क्वेश्चंस आते हैं, DTAA में और CS एग्जीक्यूटिव में तो मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन, और CA में भी टोटल इनकम के क्वेश्चंस में रहेंगे. सबसे फर्स्ट देखिए 80D. 80D का डिडक्शन किसको है? क्या कहलाता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. यहां जो पेमेंट होना चाहिए उसमें देखो क्या लिखा है, पेमेंट कैसे होगा? अदर देन कैश. वापस ध्यान देना, पेमेंट कैसे होगा? अदर देन कैश. इसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. सिर्फ डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल. पेमेंट कैसे होगा? एनी मोड. याद रखना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलता है? इंडिविजुअल. और पेमेंट कैसा रहेगा? एनी मोड. इंडिविजुअल HUF को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन पेमेंट अदर देन कैश. मतलब ऐसा नहीं कि काइंड, चेक से होना चाहिए. अब ध्यान देना चार्ट. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल. सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं? इंडिविजुअल. इंडिविजुअल पॉलिसी किसके नाम से ले सकता है? इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और दूसरा कौन है? पेरेंट्स. इंडिविजुअल पॉलिसी किस किस के नाम से ले सकता है? इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स. इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. डिडक्शन कितना है? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस. अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस. मान लो एक पॉलिसी ली, उसमें कवर कौन कौन हो रहा है? इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन. टोटल प्रीमियम पे किया 35,000. टोटल प्रीमियम कितना पे किया? 35,000. डिडक्शन कितना एलिजिबल होगा? 25,000. क्योंकि क्या लिखा है? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस. क्या लिखा हुआ है? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस. वापस समझना क्या लिखा है? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस. लेकिन अगर काय का केस है? पेरेंट्स का. तो यहां भी डिडक्शन कितना है? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस. मतलब अगर इंडिविजुअल ने पॉलिसी, इंडिविजुअल हिमसेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए, तो टोटल एलिजिबल अमाउंट कितना हो सकता है? 50,000. 25 में कौन आएगा? इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और पेरेंट्स, मदर फादर दोनों मिला के कितना? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस. क्लियर यहां तक? अब ये हो गया मेरा फर्स्ट. अब सेकंड ध्यान देना, HUF. HUF में बेटा देखो क्या लिखा है? एनी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. कितना डिडक्शन है? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस. क्लियर? बिल्कुल सिंपल. अब नीचे देखो, सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल डिडक्शन मिलेगा कितने का एक्स्ट्रा? 25,000. पॉलिसी टेकन ऑन लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन. पॉलिसी टेकन ऑन लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन. क्लियर? मान लो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ली, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो रिडक्शन कितना मिल जाएगा एडिशनल? 25,000. 25 तो एलिजिबल है ही, प्लस 25 मतलब लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000. क्लियर? पॉलिसी टेकन ऑन लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन. पेरेंट्स इंक्लूड फादर, मदर, डिपेंडेंट और अदरवाइज. लेकिन चिल्ड्रन क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट. यहां पे पेरेंट्स डिपेंडेंट भी चलेंगे, इंडिपेंडेंट भी चलेंगे. फादर इन लॉ, मदर इन लॉ नॉट इंक्लूडेड. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेल्फ का चलेगा, स्पाउस का चलेगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का चलेगा, फादर मदर. मैक्सिमम ध्यान देना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम कितना है? 5,000. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में पेमेंट कैसे होना चाहिए? एनी मोड. कैसे होना चाहिए? एनी सॉरी एनी मोड. नॉन रेसिडेंट,
नॉट ट्रीटेड एज सीनियर सिटीजन। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, एनआरआई को सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करते। और अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे कर दिया है मोर देन 1 ईयर, मतलब 5 साल का प्रीमियम, तो आपको एक साथ डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कैसे मिलेगा? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। डिडक्शन कैसे मिलेगा? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। वापस समझना, डिडक्शन कैसे मिलेगा? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। क्लियर? अब देखिए एक और पॉइंट, अब मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी पर्सन पे, सीनियर सिटीजन है, उसका क्या नहीं है? मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। तब आप और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 50,000 विच एवर इज लेस। मतलब सिंपल है, मेरे मदर फादर सीनियर सिटीजन है, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं कराया है, लेकिन मैंने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं और उसका मेरे पास सफिशिएंट प्रूफ है खर्चे का, तो मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। कितना डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 50,000 विच एवर इज लेस। क्लियर? करिए कॉपी। आप सिर्फ इतना याद रखिए, सारा थ्योरी कवर हो जाता है इसमें। क्लियर? चलिए इसके बाद आ जाइए 8th, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट। अब क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। सेक्शन कौन सा लग रहा है? 80 कौन सा सेक्शन लग रहा है? 80 मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये डिडक्शन भी किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ। इफ ही ऑब्लिगेट हैज इनकर्ड, खर्चा काय पे करना है? मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट रिलेटिव। लेकिन वो पर्सन कौन होना चाहिए? डिसेबल। इंडिविजुअल और एचयूएफ खर्चा कर रहे हैं, जिस बंदे पे खर्चा कर रहे हैं बंदा क्या होना चाहिए? डिसेबल। डिडक्शन कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड if resident individual oblique HUF has paid or deposited under any approved scheme of LIC or any other insurer or UTI काय के लिए?
maintenance of such dependent relative. For claiming about deduction, assessee should have a certificate issued by medical authority. भाई डिसेबिलिटी का आपको क्या देना पड़ेगा? एक सर्टिफिकेट. डिसेबिलिटी का आपको क्या देना पड़ेगा? सर्टिफिकेट. अमाउंट ऑफ डिडक्शन देखो, ये डिडक्शन का सबसे बड़ा खासियत क्या है? फिक्स डिडक्शन है. 75,000 इज अवेलेबल. एक्चुअल एक्सपेंडिचर डजंट मैटर. क्या मैटर नहीं करेगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर डजंट मैटर. हायर डिडक्शन 1,25,000 अगर डिपेंडेंट रिलेटिव. कौन सी डिसेबिलिटीज है? सीवियर डिसेबिलिटी. 80% और अबव को क्या मानता है इनकम टैक्स? सीवियर डिसेबिलिटी. डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर. यहां मुझे एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करना. 80D में एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया जाता है. 80DD में एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करना है. 80DD में एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करना है. डिपेंडेंट मीन्स इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स. अब यहां नए कौन आ गए? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम. HUF का अगर केस है तो बेटा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या रहेगा? एनी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एनी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. Medical authority means any hospital or institution is specified for the purpose of this act by notification by appropriate government. Done. चलिए, एक बंदा है एक्स, एज कितनी है? 36 ईयर्स. रेसिडेंट इंडिविजुअल, इनकम कितनी है? 7,40,000. 4,45,000 बिजनेस इन दिल्ली. 2,95,000 फ्रॉम प्रॉपर्टी इन Bombay. During the previous year 1920, find out his net income and tax liability for assessment year 2021. अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ पॉलिसी. पॉलिसी 2011 की है. पेड इन एक्ट, कैश में भी चलेगा. ऑन March 31, 2020. सम एश्योर्ड कितना है? 2 लाख. हमने क्या पढ़ा था? 1/4 20%. तो 2 लाख का 20% कितना होगा? 40,000. ये पूरा क्या हो जाएगा? एलिजिबल. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC 11,000 मिलेगा इसका भी. तो यहां पे वो क्या क्लेम कर लेगा? 80C. यहां भी क्या क्लेम कर लेगा? 80C. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ डिपेंडेंट फादर, एज 64. मतलब फादर के लिए प्रीमियम पे कर रहा है कितना? 29,000. और फादर क्या है? सीनियर सिटीजन. फादर क्या है? सॉरी, सीनियर सिटीजन. देखो यहां कितना मिलेगा? 3,3,3,3,4. देन इधर 11,000. यहां कितना क्लेम कर लेगा? 25. अगर मान लो फादर सीनियर सिटीजन नहीं रहते तब डिडक्शन कितना मिलता? 25. मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड ब्रदर, क्योंकि 80D में ब्रदर सिस्टर कवर नहीं है. मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर अब मिल जाएगा. कौन सा? 80DD. कितना? 75,000. डिपॉजिट विद LIC मतलब 25 का मिला के टोटल कितना जाएगा? 75. अब देखो 80, टोटल डिडक्शन 1,48,334. आपकी इनकम कितनी थी? $591,670. 288B. Sorry, 288A. Rounding off of total income to the nearest multiple of 10. Clear? चलो
अब कौन सा सेक्शन है? 80 DD B, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट 80 DD B किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और HUF. Sorry. Deduction is allowed in respect of any expenditure actually incurred for medical treatment of following persons for such disease or ailment as may be specified in rules. बोर्ड ने जो स्पेसिफाइड मेडिकल डिसीज, इंडिविजुअल के केस में फॉर हिमसेल्फ और डिपेंडेंट, HUF एनी मेंबर, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, और वो डॉक्टर कहाँ पे वर्क करेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल. क्वांटम ऑफ डिडक्शन, ध्यान देना यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा. 80D में एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंसिडर होता था, 80DD में एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करते. एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और 40,000. क्लियर? और 1 लाख किसका हो जाएगा? सीनियर सिटीजन. विच एवर इज लेस इज डिडक्टेबल. Clear? Deduction under this section shall be reduced by the amount received if under any insurance from insurer or reimbursed by an employer for medical treatment of the person referred above. मतलब इस अमाउंट में से किस अमाउंट को, मान लो मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ 40,000 और मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला 10,000, तो मैं डिडक्शन कितना क्लेम करूंगा? 30. डन. Dependent, in case of an individual, spouse, children, parents, brother and sister of individual or any of them. HUF के केस में any member of Hindu undivided family. Clear? चलो 4th और 5th. X 35 years is a resident individual, ऑडिट बेसिस पे करेंगे, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. अब देखो मेडिकल ट्रीटमेंट किया उसने, स्पेसिफाइड डिसीज ऑफ एक्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिसीज मिसेज एक्स इन हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय चीफ. 30 + 14 कितना हो रहा है? 44. बट डिडक्शन एलिजिबल 40,000. अमाउंट रीइंबर्स बाय इंश्योरेंस कंपनी निल, और एम्प्लॉयर ने कितना रीइंबर्स किया? 28. फिर इसके बाद वाइफ का इंश्योरेंस कंपनी से 3,000 और एम्प्लॉयर से 6,000. तो आपका एक्चुअल डिडक्शन कितना क्लेम हो रहा था? 40. कितना अमाउंट मिल गया? 28 + 6 34 37. डिडक्शन अलाउड 3,000. डिडक्शन अलाउड 3,000. क्लियर? 80 DDB में जितना भी क्लेम मिलेगा उस क्लेम से डिडक्शन का अमाउंट क्या हो जाएगा? लेस. डन. चलो 5th. फाइंड आउट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB इन फॉलोइंग केसेस. अलग अलग केसेस हैं. सबसे पहला देखो, रेसिडेंट, खर्चा कितना हुआ? 90,000. एज ऑफ मदर 89, मतलब सीनियर सिटीजन है. अगर सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम सीलिंग कितनी है? 1 लाख. लेकिन यहां खर्चा कितना है? 90. तो डिडक्शन मिलेगा कितना? 90. आपको क्लेम कितना मिल गया? 4 + 2 6. डिडक्शन अलाउड 84,000. देखो भाई, कोई चलेगा ना? बंदा जो पे कर रहा है वो रेसिडेंट है. कितना खर्चा किया? 26. एज ऑफ मदर 59, नॉर्मल. नॉन रेसिडेंट चलेगा. डिडक्शन कितना मिलेगा? 26. 26 में से क्लेम कितना मिल गया? 14 + 3 17. क्लियर? चलो 3rd, पे करने वाला रेसिडेंट होना चाहिए. 60. एज ऑफ मदर 64. लिमिट 1 लाख. लेकिन यहाँ एक्चुअल खर्चा ही कितना है? 60. क्लेम ज्यादा मिला है कि कम मिला है? ज्यादा मिला है. डिडक्शन अलाउड निल. डिडक्शन अलाउड निल.
क्लियर, डिडक्शन अलाउड क्या हो जाएगा, नील। अब नेक्स्ट देखो, ए खर्चा 1 लाख, खर्चा कितना 1 लाख, एज ऑफ मदर 63, लेकिन जिसके लिए पे कर रहे हैं वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 40, डिडक्शन अलाउड 40 में से माइनस कितना होगा 35, तो डिडक्शन अलाउड 5000। और फिफ्थ, तो पे करने वाला ही बंदा कौन है, नॉन रेसिडेंट, नॉट अलाउड। क्लियर, डन यहां तक। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब देखिए आप 2 डिडक्शंस आज कंप्लीट करिए। सबसे फर्स्ट इसमें 80C, CCC, CCD और 80CCE। सेकेंड स्टार्ट करो 80D, 80DD और 80DDB। हम आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में मैं इसको आपका एक बेहतरीन चार्ट बना के दूंगा डे वाइज, तो एग्जाम तक वैसे रिवाइज करते रहना, तो इस सेक्शन के साथ लिमिट्स के साथ डिडक्शन याद रहेंगे। चलिए बस आज इतना ही।